स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, वृषण ट्यूमर, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स का वर्गीकरण। हमारे पास कुछ काफ़ी डिटेल्ड स्रोत सामग्री है, एक अच्छी इमेज भी है और उससे जुड़ी जानकारी है। इसमें ना अलग अलग तरह के वृषण ट्यूमर, उनकी खासियतें और उनसे जुड़े जो हार्मोनल मार्कर हैं, उन पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। देखिए, जब वृषण में कोई गांठ वगैरह मिलती है तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज जो हम बात करेंगे उसका मकसद सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि इस स्रोत सामग्री के आधार पर यह समझना है कि इनके बीच के बारीक फर्क क्या हैं और क्यों ये फर्क इतने जरूरी हैं निदान के लिए, इलाज के लिए और मरीज के भविष्य के लिए भी। सही कहा। हाँ, टॉपिक थोड़ा सा तकनीकी लग सकता है, पर चलिए कोशिश करते हैं इसे एक बातचीत के जरिए समझने की। तो सबसे पहले उस ग्रुप की बात करते हैं जो सबसे आम है, जर्म सेल ट्यूमर्स, GCTs जिन्हें कहते हैं। हाँ, करीब 95% वृषण ट्यूमर इसी कैटेगरी में आते हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, 95% का मतलब है कि लगभग हमेशा जब हम वृषण कैंसर की बात करते हैं तो हम इन्हीं GCTs की बात कर रहे होते हैं। और ये ज्यादातर युवा पुरुषों में होते हैं, मतलब मान लीजिए 15 से 35 साल के उम्र के बीच। अच्छा। स्रोत सामग्री में कुछ रिस्क फैक्टर्स का भी जिक्र है, जैसे क्रिप्टोर्किटिज्म। हाँ, मतलब वो अंडकोश का थैली में ना उतरना। बिल्कुल। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और अगर हम वो इमेज देखें तो ये ट्यूमर उन बेसिक कोशिकाओं से निकलते हैं, जर्म कोशिकाओं से, जिनका काम आगे चलकर स्पर्म बनाना होता है। और ये जो उत्पत्ति है ना, यही बहुत कुछ बताती है। जर्म कोशिकाएं थोड़ी यूनिक होती हैं, उनमें बहुत क्षमता होती है, तो जब उनमें कैंसर बनता है वो भी कई अलग अलग शक्ल ले सकता है। एक और जरूरी बात जो स्रोत में है, बायोप्सी नहीं की जाती इसमें। अरे हाँ, आमतौर पर तो बायोप्सी करते हैं ना कैंसर के शक में। हाँ, करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। वजह है ट्यूमर सीडिंग का खतरा। मतलब अगर सुई ट्यूमर से होकर बाहर निकली तो वो कैंसर सेल्स को अंडकोश की थैली में या रास्ते में फैला सकती है। ओहो, अच्छा। हाँ, उससे स्टेज बढ़ सकता है, इलाज मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर शक है तो स्टैंडर्ड तरीका है रेडिकल ऑर्किडेक्टमी। मतलब पूरा वृषण निकालना। हाँ, पूरा प्रभावित वृषण और स्पर्मेटिक कॉर्ड को कमर के पास चीरा लगाकर निकालते हैं। तो ये निदान भी हो गया और इलाज का पहला कदम भी। समझ गया। तो चलिए अब इन 95% वाले जर्म सेल ट्यूमर्स के अंदर चलते हैं। सबसे पहला और सबसे आम है सेमिनोमा। हाँ, सेमिनोमा। स्रोत कहता है कि ये मैलिग्नेंट है, घातक है, लेकिन अक्सर इसमें दर्द नहीं होता और महसूस होने में ये एक जैसी ठोस सी गांठ लगती है। माइक्रोस्कोप में देखने पर कोशिकाएं बड़ी, लॉब्यूल्स में, और साइटोप्लाज्म साफ। स्रोत में तो लिखा है फ्राइड एग जैसा दिखता है। हाँ, ये फ्राइड एग अपीयरेंस काफी टिपिकल माना जाता है। अच्छी बात यह है कि इसका प्रोग्नोसिस, मतलब आगे का अनुमान, बाकियों की तुलना में बेहतर होता है और ये फैलता भी देर से है। हाँ, पर ये दर्द रहित होना है ना, ये कभी-कभी मुश्किल खड़ी कर देता है। कैसे? क्योंकि दर्द नहीं होता तो लोग ध्यान नहीं देते या डॉक्टर के पास जाने में देर कर देते हैं, तो निदान में देरी हो सकती है। हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी गांठ, दर्द हो या ना हो, उसे गंभीरता से लेना है। सही बात है। और अच्छा प्रोग्नोसिस का मतलब ये नहीं कि इलाज नहीं चाहिए। ये रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के लिए काफी सेंसिटिव होता है, तो इलाज सफल होने के चांस अच्छे हैं अगर जल्दी पकड़ा जाए। स्रोत तालिका में एक मार्कर का जिक्र है, PALP, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये सेमिनोमा में बढ़ सकता है। ओके। सेमिनोमा के बाद अगला है एम्ब्रायोनल कार्सिनोमा। हाँ, ये भी घातक है, पर सेमिनोमा से काफी अलग। इसमें अक्सर दर्द होता है। अच्छा। स्रोत बताता है कि ये दिखने में भी थोड़ा ज्यादा इर्रेगुलर, अनियमित सा हो सकता है। इसमें ब्लीडिंग या नेक्रोसिस, मतलब टिश्यू का मरना, वो भी दिख सकता है। इसकी बनावट ग्लैंडुलर या पैपिलरी जैसी हो सकती है। और एक खास बात, ये अक्सर अकेला नहीं मिलता। मतलब ये दूसरे GCTs के साथ मिक्स होकर पाया जाता है। प्योर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा थोड़ा कम ही मिलता है और ये सेमिनोमा से ज्यादा एग्रेसिव माना जाता है, जल्दी फैल सकता है। हाँ, और यहाँ ना मार्कर प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर ये प्योर है तो HCG बढ़ सकता है, लेकिन AFP नॉर्मल रहता है। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, ये जरूरी फर्क है। अगर AFP बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब लगभग हमेशा यही होता है कि ट्यूमर मिक्स्ड है, उसमें योक सैक ट्यूमर का हिस्सा भी है। और इसकी जो आक्रामकता है उसका मतलब है कि इसका प्रोग्नोसिस सेमिनोमा से थोड़ा कमजोर होता है
और इलाज में कीमोथेरेपी का रोल ज्यादा अहम हो जाता है। ये मिक्स वाली बात याद दिलाती है कि एक ही गांठ में कैंसर के कई टाइप हो सकते हैं, जो चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। मिक्स ट्यूमर, ये तो वाकई मुश्किल बढ़ा देता होगा। खैर, अगले पर चलते हैं, टेराटोमा। टेराटोमा, इसका नाम ही थोड़ा अजीब है। टेरस मतलब मॉन्स्टर या अजूबा, शायद इसलिए कि इसमें बहुत अलग अलग तरह के टिश्यू मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इसमें त्वचा, बाल, दांत, हड्डी, कार्टिलेज जैसे मैच्योर भ्रूण के टिश्यू मिल सकते हैं। मतलब एक ही ट्यूमर में इतने अलग अलग चीजें। जी हाँ, ये संभव है। लेकिन सबसे अजीब बात जो स्रोत में लिखी है वो है इसका बर्ताव। वयस्क पुरुषों में ये मैलिग्नेंट, घातक माना जाता है, जबकि बच्चों और महिलाओं में ये आमतौर पर बेनाइन यानी सौम्य होता है। ये कैसे? ये एक बहुत ही मतलब दिलचस्प बायोलॉजिकल पहेली है, पूरी तरह से समझा नहीं गया है। अच्छा। एक थ्योरी ये है कि वयस्क पुरुषों के वृषण का माहौल, शायद हार्मोनल वगैरह या जर्म सेल्स की अवस्था, वो टेराटोमा सेल्स को घातक बना देती है, जबकि बच्चों में या ओवरी में ऐसा नहीं होता। वयस्क पुरुषों में ये फैल सकता है, मेटास्टेसाइज कर सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि फैलने वाली कोशिकाएं कभी-कभी किसी और ज्यादा खतरनाक जीसीटी में बदल सकती हैं, जैसे एम्ब्रियोनल या योक सैक। अरे बाप रे। हाँ, इससे इलाज और मुश्किल हो जाता है। मार्कर की बात करें तो प्योर टेराटोमा में AFP और बीटा HCG आमतौर पे नॉर्मल होते हैं, जैसा हमारी स्रोत तालिका में भी है। ये उम्र और लिंग के साथ बर्ताव बदलना वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं योक सैक ट्यूमर पर। इसे एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं। जी, योक सैक ट्यूमर। स्रोत इसे भी घातक और एग्रेसिव बताता है। दिखने में पीला चिपचिपा सा हो सकता है और इसकी एक खास पहचान है शिलर डुअल बॉडीज। हाँ, शिलर डुअल बॉडीज माइक्रोस्कोप में दिखती हैं और इनकी बनावट प्रिमिटिव ग्लोमेरुली मतलब किडनी की शुरुआती संरचना जैसी बताई गई है। और एक बहुत जरूरी बात, ये 3 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे आम वृषण ट्यूमर है। बिल्कुल, ये छोटे बच्चों में सबसे कॉमन है। ये क्लिनिकली बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और योक सैक ट्यूमर के साथ एक मार्कर लगभग हमेशा जुड़ा होता है, AFP का बहुत ज्यादा बढ़ावा स्तर। अच्छा, हाँ, AFP। हाँ, स्रोत तालिका में 2 अपैरो है, मतलब बहुत ही हाई लेवल। ये AFP इतना स्पेसिफिक है कि निदान में और इलाज के फॉलोअप में ये बहुत मददगार होता है। वयस्कों में ये भी अक्सर मिक्स ट्यूमर के हिस्से के रूप में ही मिलता है, अकेला कम। और एग्रेसिव होने के कारण इसमें भी कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। AFP का इतना ज्यादा बढ़ना, ये तो पक्का इशारा है। अब GCTs में आखिरी टाइप कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा स्रोत इसे भी घातक बताता है और इसमें सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। ये वही सेल्स हैं जो प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा बनाती हैं। हाँ, इसकी सबसे खतरनाक बात है इसका बहुत जल्दी खून के रास्ते फैलना, हेमाटोजेनस मेटास्टेसिस, खासकर फेफड़ों और दिमाग में। और इसके कारण कुछ अजीब लक्षण भी दिख सकते हैं, जैसे पुरुषों में स्तनों का बढ़ना, गायनेकोमास्टिया, या हाइपरथायराइडिज्म। हाँ, ये बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर है, शायद GCTs में सबसे ज्यादा। और इसके लक्षण सीधे तौर पे इससे बनने वाले हार्मोन बीटा HCG से जुड़े हैं। अच्छा, HCG से? हाँ, स्रोत तालिका में बीटा HCG के आगे भी 2 अपैरो हैं, मतलब लेवल बहुत ज्यादा होता है। यही बढ़ा हुआ बीटा HCG पुरुषों में गायनेकोमास्टिया कर सकता है। और हाइपरथायराइडिज्म का क्या कनेक्शन है? वो भी इंटरेस्टिंग है। बीटा HCG का जो बीटा सब यूनिट है ना, वो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बीटा सब यूनिट से काफी मिलता जुलता है। अच्छा, तो जब बीटा HCG बहुत ज्यादा होता है तो वो TSH रिसेप्टर को भी स्टिम्युलेट कर सकता है, जिससे थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करने लगती है। समझ गई। तो मतलब ये हार्मोन ही ये सारे लक्षण पैदा कर रहा है। हाँ, काफी हद तक। और क्योंकि इतनी तेजी से फैलता है तो निदान होते ही पूरे शरीर की जांच और तुरंत अग्रेसिव कीमोथेरेपी शुरू करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम इन सारे जर्म सेल ट्यूमर्स के मार्करों को एक साथ देखें, जैसा स्रोत तालिका में है, सेमिनोमा में PLAP बढ़ सकता है, योक सैक ट्यूमर मतलब बहुत ज्यादा बढ़ावा AFP, कोरियोकार्सिनोमा में बीटा HCG आसमान छूता है, टेराटोमा में ये मार्कर नॉर्मल होते हैं और एम्ब्रायोनल में बीटा HCG बढ़ सकता है, और अगर AFP भी बढ़ा है तो मिक्स है। बिल्कुल सही। तो इन मार्करों का होना या ना होना या उनका लेवल, ये सब जानकारी का आखिर मतलब क्या है, क्यों जरूरी है ये? देखिए, ये मार्कर सिर्फ निदान में मदद नहीं करते,
इनका महत्व उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये इलाज कितना काम कर रहा है इस पर नजर रखने में बहुत कीमती है। जैसे मान लीजिए सर्जरी या कीमो के बाद बढ़े हुए मार्कर का लेवल गिरना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर वो गिरता नहीं या गिरने के बाद फिर से बढ़ने लगता है तो ये संकेत हो सकता है कि इलाज पूरी तरह काम नहीं किया या ट्यूमर वापस आ गया है, रिकरेंस जिसे कहते हैं। अच्छा, तो ये फॉलोअप में बहुत काम आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमें ट्यूमर के बर्ताव की एक रियल टाइम तस्वीर देते हैं और डॉक्टरों को इलाज के फैसले लेने में मदद करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मरीज की हालत का एक डायनामिक इंडिकेटर है। ये तो हुई 95% ट्यूमर्स यानी GCTs की बात। अब उन बाकी 5% पर आते हैं। नॉन जर्म सेल ट्यूमर यानी सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। जी, नाम से ही लग रहा है कि ये जर्म सेल से नहीं बल्कि वृषण की जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उनसे बनते हैं। स्रोत की इमेज में लेडेग और सर्टोली सेल्स दिखाई गई हैं, शायद ये उन्हीं से बनते हैं। हाँ बिल्कुल, ये उन कोशिकाओं से आते हैं जो या तो हार्मोन बनाती हैं जैसे लेडिग सेल्स टेस्टोस्टेरॉन बनाती हैं, या फिर स्पर्म बनने में मदद करती हैं जैसे सर्टोली सेल्स। तो इनकी उत्पत्ति अलग है, इसलिए इनका बर्ताव और लक्षण भी GCTs से काफी अलग होते हैं। तो इनमें पहला है लेडिग सेल ट्यूमर। स्रोत बताता है कि कटने पर यह सुनहरा भूरा सा दिखता है और इसमें रिंग के क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। हाँ, रिंग के क्रिस्टल्स। क्योंकि लेडिग सेल हार्मोन बनाते हैं तो ये ट्यूमर भी हार्मोन बना सकते हैं, एंड्रोजन या कभी-कभी एस्ट्रोजन भी। जी, तो इसका नतीजा क्या होता है? बच्चों में समय से पहले प्यूबर्टी आ सकती है या बड़ों में गायनेकोमास्टिया। अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर सौम्य बिनाइन होते हैं। हाँ, हार्मोनल इफेक्ट्स यहाँ मेन है। बच्चे में अगर एंड्रोजन ज्यादा बन रहा है तो प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी, आवाज भारी होना वगैरह। और अगर वयस्क पुरुष में एस्ट्रोजन ज्यादा बन रहा है तो गायनेकोमास्टिया हो सकता है। हालांकि ज्यादातर बिनाइन होते हैं, पर करीब 10% मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, तो इन्हें भी सीरियसली लेना जरूरी है। ठीक है। दूसरा प्रकार है सर्टोली सेल ट्यूमर। इसे एंड्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। हाँ, ये सर्टोली कोशिकाओं से बनता है जो स्पर्म को पोषण देती हैं। लेडिग सेल ट्यूमर की तरह ये भी ज्यादातर बिनाइन ही होता है। हाँ, सर्टोली सेल ट्यूमर तो लेडिग सेल ट्यूमर से भी ज्यादा रेयर है। ये आमतौर पर हार्मोन नहीं बनाते, तो कोई खास लक्षण नहीं होते इनके। अक्सर बस एक दर्द रहित गांठ के रूप में पता चलते हैं। अच्छा। ज्यादातर बिनाइन होने की वजह से सर्जरी से निकाल देना ही काफी होता है। और नॉन जर्म सेल कैटेगरी में एक और जरूरी टाइप है जो असल में सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल नहीं है पर नॉन जर्म सेल है, प्राइमरी वृषण लिम्फोमा। हाँ, लिम्फोमा। ये वृद्ध पुरुषों में, खासकर 60 साल से ज्यादा उम्र वालों में सबसे आम वृषण कैंसर है। ये GCT से बिल्कुल अलग कहानी है। बिल्कुल अलग। स्रोत इसे काफी अग्रेसिव बताता है और ये डिफ्यूज्ड लार्ज बी सेल लिम्फोमा टाइप का होता है। और एक बात, ये अक्सर बाइलैटरल यानी दोनों वृषणों में हो सकता है। ये उम्र का फर्क बहुत जरूरी है। यंग आदमी में गांठ मतलब ज्यादातर GCTs, जबकि 60-70 साल के व्यक्ति में लिम्फोमा की संभावना काफी बढ़ जाती है। हाँ, लिम्फोमा तो ब्लड कैंसर है जो कहीं भी शुरू हो सकता है, वृषण में भी, और इसका दोनों तरफ होना भी एक बड़ा क्लू है, क्योंकि GCT ज्यादातर एक ही तरफ होते हैं। अच्छा। इसका इलाज भी GCT से अलग होता है। कीमोथेरेपी और कभी-कभी दिमाग में फैलाव रोकने का इलाज भी शामिल होता है, क्योंकि इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने का रिस्क रहता है। तो आज हमने इस स्रोत सामग्री से वृषण ट्यूमर के वर्गीकरण की काफी डिटेल तस्वीर देखी। हाँ, काफी कुछ कवर किया। हमने समझा कि कैसे 95% मामले जर्म सेल ट्यूमर्स के हैं, जिनमें सेमिनोमा, एम्ब्रॉयनल, टेराटोमा, योक सैक, कोरियोकार्सिनोमा जैसे कितने अलग अलग प्रकार हैं। हर एक की अपनी पहचान, अपने मार्कर, अपना बर्ताव। और बाकी 5% में सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर जैसे लेडिग और सर्टोली सेल ट्यूमर, और हाँ, बूढ़े लोगों में लिम्फोमा। सबसे बड़ी बात जो समझ आई वो ये कि सिर्फ वृषण ट्यूमर कहना काफी नहीं है, उसका सही टाइप जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और यहीं पर हमारी ये बातचीत हमें एक अहम सोचने वाले पॉइंट पर लाती है। हमने देखा कि इन ट्यूमर्स के प्रोग्नोसिस कितने अलग अलग हैं। सेमिनोमा का अच्छा है, कोरियोकार्सिनोमा बहुत एग्रेसिव है। हाँ, मार्कर्स कैसे मदद करते हैं, टेराटोमा कैसे उम्र के साथ बर्ताव बदलता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सब विभिन्नताओं को जानते हुए क्या जल्दी निदान और सटीक वर्गीकरण मरीज के बचने की संभावना और उसकी लाइफ क्वालिटी पर वाकई गहरा असर डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। ये सिर्फ किताबी वर्गीकरण नहीं है, ये सीधे सीधे मरीज के भविष्य से जुड़ा है।
इन फर्कों को समझना ही हमें सही टाइम पर सही इलाज चुनने में मदद करता है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है जो इस पूरी बातचीत के महत्व को बताता है। इसी विचार के साथ वृषण ट्यूमर के वर्गीकरण पर हमारी आज की एक गहरी पड़ताल यहीं खत्म होती है।